हेलो फ्रेंड्स, आजकल आप लोग टीवी, सोशल मीडिया, न्यूज़, इंटरनेट हर जगह क्रिप्टो करेंसी के बारे में सुन रहे होंगे। तो आज हम जानेंगे कि क्रिप्टो करेंसी क्या है और ये कैसे काम करती है और क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी। तो जो टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं वो है इवोल्यूशन ऑफ करेंसी, क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और आरबीआई टू लॉन्च क्रिप्टो करेंसी। तो अगर हम इवोल्यूशन की बात करें तो इसको हम 5 स्टेजेस में बांट सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेज है हमारी बार्टर सिस्टम। तो पुराने ज़माने की अगर हम बात करें तो वहाँ पर लोग बार्टर सिस्टम का यूज़ करते थे, जहाँ पर गुड्स के बदले में गुड्स को ख़रीदा या बेचा जाता था। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये भाई साहब अपनी शीप के बदले में एप्पल ख़रीद रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, वो थी अगर इस पर्सन को गेहूँ चाहिए तो इसको ऐसा पर्सन ढूंढना पड़ेगा जिसके पास गेहूँ हो और जिसको एप्पल की ज़रूरत हो। और इसमें दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि किसी भी चीज़ की सही वैल्यू नहीं लग पाती थी। जैसे कि आप देख सकते हैं ये शीप के बदले में एप्पल ख़रीद रहा है, तो शीप की वैल्यू बहुत कम लग रही है यहाँ पर। तो सेकंड स्टेज आई हमारे पास जहाँ पर कॉइन्स का यूज़ हुआ। तो बहुत सारे राजा महाराजाओं ने कॉइन्स को इंट्रोड्यूस किया और ये कॉइन्स मेटल्स की होती थी, जैसे गोल्ड, सिल्वर या ब्रॉन्ज की। और अब इन कॉइन्स के थ्रू लेन देन शुरू हुआ। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग नकली कॉइन्स बनाने लगे, जिससे ये सिस्टम भी फेल हो गया। और फिर हम पहुँचे स्टेज 3 पर। तो चाइना में सबसे पहले करेंसी नोट्स इंट्रोड्यूस हुए और धीरे धीरे करके पूरे वर्ल्ड में पेपर करेंसी का यूज़ होने लगा। लेकिन कुछ लोग इन नोट्स की कॉपी करके फेक करेंसी छापने लगे। और दूसरी प्रॉब्लम इसमें ये थी कि अगर आप किसी दूसरी कंट्री में जा रहे हैं तो वहाँ की करेंसी से आप अपनी करेंसी के नोट्स को एक्सचेंज करना पड़ेगा। अब हम पहुँचे स्टेज 4 पर, जहाँ पर ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस का यूज़ हुआ। तो यहाँ पर आप अपने फ़ोन, टैबलेट, कंप्यूटर से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, या फिर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इनसे भी आप ऑनलाइन या डिजिटल ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। तो अब आपको कैश रखने की ज़रूरत नहीं है। आप जब भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करेंगे आपके अकाउंट में कुछ एंट्रीज़ होंगी और आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगी। तो डिजिटल ट्रांजैक्शन या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में ऑनलाइन फ्रॉड्स और साइबर क्राइम जैसी बहुत सी प्रॉब्लम सामने आई। उसके बाद हम पहुंचे स्टेज 5 पर, जहां पे क्रिप्टो करेंसी को इंट्रोड्यूस किया गया। तो अब हम क्रिप्टो करेंसी को एक सिंपल एग्जांपल के ज़रिए समझते हैं कि क्रिप्टो करेंसी कैसे काम करती है। तो यहाँ पर एक व्यक्ति है सतोशी, जिसके 4 फ्रेंड्स हैं, जेफ, एलन, बिल और मुकेश। तो एक दिन सतोशी ने कहा कि मेरे पास 100 कॉइन्स है और मैं तुम लोगों को 20-20 कॉइन्स देना चाहता हूँ। लेकिन इन कॉइन्स की ख़ास बात यह है कि ये कॉइन्स डिजिटल है और ये नॉर्मल कॉइन्स नहीं है। ये केवल और केवल आपके कंप्यूटर में स्टोर्ड कुछ एंट्रीज़ है। सतोशी ने कहा कि इन कॉइन्स के साथ कोई छेड़छाड़ ना कर सके और या फिर इनकी कोई कॉपी ना बना सके, इसलिए मैंने एक पब्लिक लेजर क्रिएट किया है, जिसमें जब भी इन कॉइन्स की कोई ट्रांजैक्शन होगी तो वो ट्रांजैक्शन यहाँ पर पब्लिक लेजर में एंटर हो जाएगी। जैसे कि जब सतोशी ने जेफ को कॉइन्स ट्रांसफ़र किए तो वो एंट्री यहाँ पर स्टोर हो गई। वैसे ही जब सतोशी ने एलन को, बिल को और मुकेश को कॉइन्स दिए तो एंट्री यहाँ पर स्टोर हो गई। तो अब कोई भी ट्रांजैक्शन अगर करेगा इन कॉइन्स की तो वो एंट्री यहाँ पर जुड़ जाएगी। और इस लेजर की यूनिक बात यह है कि ये पब्लिक लेजर है। ये सभी के कंप्यूटर्स में स्टोर्ड रहेगा और जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगी तो वो ट्रांजैक्शन यहाँ पर सभी के कंप्यूटर्स में ऐड होगी। तो अगर हम सिंपल लेजर की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक लेजर है जिसमें अकाउंट की पूरी डिटेल है कि कितने पैसे यहाँ डेबिट हुए, कितने क्रेडिट हुए, और इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है। वैसे ही यहाँ पर पब्लिक लेजर है, जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगी वो यहाँ पर स्टोर हो जाएगी। लेकिन इसमें पब्लिक लेजर और सिंपल लेजर में ये डिफरेंस है कि ये पब्लिक लेजर नेटवर्क पर हर कंप्यूटर पर स्टोर रहेगा।
और नेक्स्ट जो ख़ास बात इन कॉइन्स की है वो ये है कि यहाँ पर ये जो कॉइन्स है इनकी क्वांटिटी फिक्स्ड है। ये केवल 100 कॉइन्स ही है और इनकी कॉपी करके कोई नई कॉइन्स नहीं ऐड कर सकता। ये केवल 100 ही कॉइन्स है और यही इनकी क्वांटिटी फिक्स रहेगी। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये एक पब्लिक लेजर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जेफ को ये पता चल जाएगा कि एलन के अकाउंट में कितने कॉइन्स हैं और एलन देख सकता है कि जेफ के अकाउंट में कितने कॉइन्स हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे क्रिप्टोग्राफी का यूज़ हुआ है। क्रिप्टोग्राफी में जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ स्टोर्ड है ये कोडेड फॉर्म में स्टोर्ड है और कोई भी इसे नहीं पढ़ सकता है क्योंकि यहाँ पर क्रिप्टोग्राफी का यूज़ हुआ है। तो आप देख सकते हैं ये नेटवर्क कुछ इस तरह होगा जहाँ पर जो डिफरेंट यूज़र्स हैं उनके कंप्यूटर पर ये इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है कोडेड फॉर्म में। तो क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है, ये एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। तो डिसेंट्रलाइज सिस्टम का मतलब हुआ नॉट कंट्रोल्ड बाय एनी अथॉरिटी। ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है जहाँ पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है और इसे कोई सिंगल अथॉरिटी कंट्रोल नहीं कर रही है। नेक्स्ट है क्रिप्टोग्राफी। यहाँ पर क्रिप्टोग्राफी का यूज़ हुआ है और कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर एक कोडेड फॉर्म में स्टोर्ड है। तो हमने यहाँ देखा एक टर्म ब्लॉकचेन। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है क्रिप्टो करेंसी की आप समझ लीजिए कि बैकबोन है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को हम समझते हैं कि ये है क्या, एक एग्जांपल के ज़रिए। तो अगर हम देखें, मान लो अगर कोई ट्रांजैक्शन होती है, जैसे एलन ने जेफ को 10 कॉइन्स दिए, तो सबसे पहले ये जो मैसेज है ये ब्रॉडकास्ट हो जाएगा पूरे नेटवर्क पर और सभी के सिस्टम में ये पहुंच जाएगा। फिर वहाँ पर पब्लिक लेजर में चेक होगी इसकी वैलिडिटी कि क्या एलन के पास 10 कॉइन्स थे या नहीं। अगर एलन के पास 10 कॉइन्स थे तो ये ट्रांजैक्शन वैलिड है और इसकी एंट्री फिर पब्लिक लेजर में हो जाएगी। और ये जो वैलिडिटी चेक करते हैं ये कुछ लोग होते हैं जिन्हें हम कहते हैं माइनर्स। और जो माइनर्स हैं ये ही मेंटेन करते हैं पब्लिक लेजर को और इसके बदले में इनको कॉइन्स के फॉर्म में कुछ रिवॉर्ड दिए जाते हैं। तो जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगी ये प्रोसेस फॉलो होगा और वो ट्रांजैक्शन यहाँ पब्लिक लेजर में एंटर होती जाएंगी। और ये जो ट्रांजैक्शंस है जिनकी यहाँ पर एंट्री हुई है ये परमानेंट ट्रांजैक्शंस हैं, इनको कोई मिटा नहीं सकता है। ये हमेशा स्टोर रहेंगी हर सिस्टम पर। तो जैसे जैसे ये एंट्रीज बढ़ती जाएंगी, जो पब्लिक लेजर है उसकी एक लिमिट है। मान लो ये पब्लिक लेजर है, इसकी लिमिट है 100 ट्रांजैक्शंस। तो जब ये 100 ट्रांजैक्शंस यहाँ कंप्लीट हो जाएगी फिर एक नई पब्लिक लेजर बनेगी और इसमें ट्रांजैक्शन एंटर होंगी। और जब ये ख़त्म हो जाएगी फिर ये एक और नई पब्लिक लेजर बनेगी जिसमें ट्रांजैक्शन एंटर होंगी। तो जैसे जैसे नई ट्रांजैक्शन हमारे पास जुड़ती जाएंगी यहाँ पर एक चेन क्रिएट होती जाएगी और जिसको हम कहते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो जब भी कोई नई ट्रांजैक्शन होगी उसकी हिस्ट्री हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि वो ट्रांजैक्शन वैलिड है या नहीं। उसके बाद ही वो ट्रांजैक्शन यहाँ पर एंटर होगी। और ये जो ट्रांजैक्शंस है ये सारी परमानेंटली यहाँ पर स्टोर्ड रहेगी हमेशा के लिए। तो यही है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो अगर हम क्रिप्टो करेंसी की कमियों की बात करें तो पहली कमी तो इसमें यह है कि इसमें किसी भी गवर्नमेंट या अथॉरिटी का कंट्रोल नहीं है। ये टोटली प्राइवेट करेंसी है और अगर किसी के साथ कोई फ्रॉड होता है तो इसके लिए कोई भी जिम्मेवार नहीं है। दूसरी प्रॉब्लम इसमें है कि इसका यूज़ अनएथिकल कामों के लिए हो सकता है, जैसे ड्रग ट्रैफिकिंग, टेररिस्ट इसका यूज़ कर सकते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें जो प्रॉब्लम है वो है कि ये बिल्कुल भी इको फ्रेंडली नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोई भी ट्रांजैक्शन को वेरीफाई या वैलिडेट करने के लिए सिंपल कंप्यूटर्स का यूज़ नहीं होता और इसकी जगह पे बहुत सारे बड़े बड़े कंप्यूटर्स जैसे ग्राफिक्स
प्रोसेसिंग यूनिट्स इनका यूज़ किया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं, इसलिए ये बिल्कुल भी इको फ्रेंडली नहीं है। नेक्स्ट इसकी जो प्रॉब्लम है वो है वॉलेटिलिटी। तो क्योंकि ये एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम पर बेस्ड है, तो इसकी वैल्यू बहुत कम समय में ऊपर भी जा सकती है और बहुत कम समय में नीचे भी गिर सकती है। इसका एग्जांपल हम देखेंगे, जैसे बिटकॉइंस। मार्च में एलन मस्क ने एक ट्वीट किया, उसमें कहा कि अब टेस्ला कार खरीदने के लिए बिटकॉइंस को एक्सेप्ट करेगा, जिससे कि बिटकॉइंस की वैल्यू लगभग $60,000 के आसपास पहुंच गई, एक बिटकॉइन की वैल्यू। उसके बाद 12 मई के अराउंड 12 मई को फिर से एक ट्वीट आया, जिसमें एलन मस्क ने कहा कि अब टेस्ला बिटकॉइंस एक्सेप्ट नहीं करेगा। और आप देख सकते हैं कि बिटकॉइंस की वैल्यू यहाँ से गिरकर 48,000 से नीचे आ पहुँची, और ये धीरे धीरे कर मई 19 को आप देख सकते हैं कि 60,000 से गिरकर सीधा $32,000 पहुँच गई एक बिटकॉइन की वैल्यू। तो ये एक हफ्ते के अंदर अंदर आप बोल सकते हैं, या 10 दिन के अंदर अंदर एक बिटकॉइन की वैल्यू आधी रह गई है, सिर्फ एक सीईओ की ट्वीट से। तो आप लोग देख सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसी कितनी ज़्यादा वोलेटाइल है, और एक बड़ी कंपनी का सीईओ कैसे बिटकॉइंस के प्राइसेस को ऊपर नीचे मूव कर सकता है। तो अगर हम इंडिया की बात करें, जहाँ पर आरबीआई क्रिप्टो करेंसी के बारे में क्या बोलता है, तो 2020 में आरबीआई ने एक सर्कुलर निकाला, जिसमें उसने क्रिप्टो करेंसी पर टोटल बैन के लिए कहा। और बैंक्स के साथ जो जो एंटिटीज़ आरबीआई के अंडर आती हैं, उनको कहा कि आप लोग वर्चुअल करेंसी से रिलेटेड कोई भी सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकते। लेकिन 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने इन सर्कुलर्स को नलिफाइड कर दिया, यानी खारिज कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया में क्रिप्टो करेंसी इलीगल नहीं है, लेकिन इसके लिए कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अभी इंडिया में फ़िलहाल नहीं है। सरकार एक बिल लेकर आ रही है, जिसका नाम है द क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021, जिसमें क्रिप्टो करेंसी को क्रिप्टो एसेट कहा गया है, और क्रिप्टो करेंसी को सेबी के अंडर लाया जाएगा। सेबी एक रेगुलेटरी बॉडी है फॉर सिक्योरिटीज़ एंड कमोडिटी मार्केट इन इंडिया। उसके अलावा आरबीआई बैंक भी एक डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगा, जिसका नाम है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।